नमस्कार दोस्तों, नेशनल न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के सभी समाचार पत्रों की प्रमुख हेडलाइंस की। रोजगार समाचार पर भी चर्चा होगी, राजनीतिक समाचार पर भी चर्चा होगी, खेल जगत, आर्थिक समाचार और खास तौर से उत्तर प्रदेश की सभी सूचनाएं होंगी। तो आइए शुरू करते हैं। एक बात और आपको बता दूं कि ये मेरा नया चैनल है, इसलिए आप लोग इसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले चर्चा करेंगे हम लोग रोजगार समाचार की। आज के बहुत सारे समाचार पत्रों में यूपी SSS की भर्तियों के बारे में बहुत सारी सूचनाएं हैं। खासतौर से ये बात हो रही है जो अभी हाल ही में एक भर्ती निरस्त हुई है, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और पर्यवेक्षक की। लिखा हुआ है कि भर्ती एजेंसी का विकल्प सीमित। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास जो अनुबंधित भर्ती एजेंसियां हैं वो केवल 4 हैं। 4 में से 3 भर्ती एजेंसियों पर आरोप लग चुके हैं। अब केवल एक परीक्षा एजेंसी बची हुई है और किस तरीके से वो परीक्षा एजेंसी बाकी की जो परीक्षा करवाएंगी इस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। नए सिरे से भर्ती एजेंसियों के लिए टेंडर निकालना काफी समय लगेगा, इसलिए जो 8-10 परीक्षाएं होनी थी वो सभी परीक्षाएं अब उनमें देरी हो सकती है। इसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक भर्ती की परीक्षा निरस्त होने और 3 भर्तियों की परीक्षा स्थगित किए जाने के बाद बाकी की 8 लंबित भर्तियां भी अटकने की संभावना बढ़ गई है। दरअसल आयोग के अंतर्गत 4 भर्ती एजेंसियां पहले से ही इम्पैनल है। आयोग केवल वित्तीय बिड निकाल करके इन एजेंसियों में से किसी एक का चयन कर सकता है। तो कुल मिलाकर के लब्बो लुबाब यही है कि यूपी SSS की जो भर्तियां हैं उसमें अभी और देरी होगी। वीडियो की परीक्षा निरस्त हुई, अभी विज्ञापन निरस्त नहीं हुआ है। अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि फिर से आवेदन मांगे जाएंगे। ज्यादा संभावना यही है कि जो विद्यार्थी आवेदन कर चुके हैं उन्हीं विद्यार्थियों को दोबारा आवेदन का मौका दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के इंजीनियरिंग संस्थानों में अगर प्रवेश लेना है तो यूपी JEE नहीं, अब यूपी CET आज से आवेदन शुरू हो जाएंगे। अगर आपको बीटेक इत्यादि UPTU से करना है तो आप लोग इसके लिए आज से ही आवेदन शुरू कर सकते हैं। इसके बाद में अब लेते हैं जनसत्ता को। जनसत्ता में सबसे जो पहली सूचना है वो कोरोना को लेकर के लिखा, 2 दिन में नए मामले 1 लाख पार, कोरोना संक्रमण फिर से बढ़ने लगा है। और लिखा हुआ है कि देश में महज 2 दिनों में कोरोना विषाणु संक्रमण के 1 लाख से अधिक मामले सामने आ गए हैं। 24 घंटों में संक्रमण के 53,476 नए मामले आए, जबकि बुधवार को 47,262 मामले दर्ज किए गए थे। संक्रमण के कुल मामले जो है 1,17,87,534 पर पहुंच गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 महीनों में संक्रमण के एक दिन में आए ये सर्वाधिक मामले हैं। तो कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर के आज के सभी समाचार पत्रों में सूचना है। लिखा, कोरोना के मामले बढ़ने पर मेट्रो में सख्ती बरत दी गई है, 318 लोगों को चालान किया गया है। और उत्तर प्रदेश में भी अब सार्वजनिक जो कार्यक्रम होंगे उसके लिए अनुमति लेनी होगी। किसान संगठनों का भारत बंद है आज। लिखा, केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों ने शुक्रवार को संपूर्ण भारत बंद रखा है। संयुक्त किसान मोर्चे के अनुसार राष्ट्रव्यापी बंद शुक्रवार को सुबह 6 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक चलेगा। बंगाल के बारे में लिखा हुआ है, पश्चिम बंगाल और असम में पहले चरण के विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को प्रचार थम गया है और अब वहां पर चुनाव होंगे। अक्सर ऐसा सुनने में आता था कि युवक ने किसी युवती पर तेजाब फेंका, लेकिन एक अनोखा मामला है कि युवती ने प्रेमी पर फेंका तेजाब, इलाज के दौरान ही मौत हो गई। बात है आगरा की। आगरा के हरी पर्वत थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक युवती ने कथित तौर पर अपने प्रेमी पर तेजाब फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक बुरी तरह से झुलसे युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया गया। कल से 4 अप्रैल तक सिर्फ 3 दिन खुलेंगे बैंक। देख लीजिए बैंक कब खुलेंगे और कब बंद रहेंगे। लिखा हुआ है कि 27 मार्च को चौथा शनिवार है, 28 मार्च को रविवार है, बैंक बंद रहेगा। 29 मार्च को होली की छुट्टी है, 30 मार्च को बैंकिंग कामकाज रहेगा, 31 मार्च को चालू वित्त वर्ष 2020-21 का अंतिम दिन है और 1 अप्रैल अगले वित्त वर्ष 2021-22 का पहला दिन है। बैंकिंग कार्यों के लिए बैंक बंद रहेगा। फिर गुड फ्राइडे है 2 अप्रैल को, 3 अप्रैल को बैंकिंग कामकाज होगा, फिर 4 अप्रैल को रविवार हो। तो केवल 3 दिन काम होगा, इसलिए जो भी काम हो जिस दिन बैंक खुले उस दिन आप लोग अपना काम निपटा लें। दिल्ली सेवा चयन बोर्ड पर लगाया जुर्माना। सभी राज्यों की तरह से ये भर्ती बोर्ड भी बड़ा सुस्त है और दिल्ली सरकार ने भी आग्रह किया है, हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया, उसके बाद में भी भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई शिक्षकों की। लिखा है, हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के आग्रह के बाद भी 12,165 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू न करने पर दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के रवैये पर नाराजगी जताई है। इसके बाद में हिंदुस्तान समाचार पत्र की कुछ सूचना है जिसमें लिखा है, कानपुर काशी में भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो गई है। कमिश्नर के पास में अब होंगे मजिस्ट्रेट के अधिकार। लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में पहले ही पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी गई है। और इसके बाद में कोरोना को लेकर के भी बहुत सारी सूचनाएं हिंदुस्तान समाचार पत्र में भी हैं। लिखा, देश में 100 दिन चल सकती है कोरोना की दूसरी लहर।
दोनों डोज के बाद भी पीजीआई निदेशक समेत 11 लोग संक्रमित हो गए हैं। कुछ सूचना चुनाव की भी हैं। पंचायत चुनाव की लिखा, पंचायत चुनाव के लिए सीट आवंटन की अंतिम सूची का प्रकाशन शुरू। पंचायत चुनाव में आरक्षण और आरक्षित एवं अनारक्षित सीटों के आवंटन की अंतिम सूची का प्रकाशन शुरू हो गया है। गुरुवार को तमाम छोटे जिलों में जहां आपत्तियां कम थी वहां आरक्षित अनारक्षित सीटों की अंतिम सूची का प्रकाशन कर दिया गया, जबकि ज्यादातर बड़े जिलों की सूची को अंतिम रूप दिए जाने का कार्य देर शाम तक जारी रहा। आज सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण को लेकर के सुनवाई भी है। सभी की निगाहें भी हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देता है, यथास्थिति बनाए रखता है या हाईकोर्ट के आदेश को बदलता है। लिखा हुआ है कि जानकार बताते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया तो 27 मार्च को राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना का कार्यक्रम जारी कर देगा। वहीं अगर कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली तो चुनाव कार्यक्रम आगे बढ़ना तय माना जा रहा है, क्योंकि फिर इस मुद्दे पर सुनवाई शुरू हो जाएगी और फिर तारीख पर तारीख और फिर जिस तरीके से होता है। उत्तर प्रदेश में सामूहिक आयोजन के लिए फिर से लेनी होगी अनुमति। लिखा है पिछले साल की तरह सामूहिक आयोजनों के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। सामूहिक आयोजनों में बुजुर्ग, बच्चों और बीमार व्यक्तियों के शामिल होने पर रोक लगा दी गई है। होली के लिए अनुमति लेनी होगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण प्रशासन ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी, उसको भी लेकर के लगातार रोज सूचनाएं आ रही हैं कि विज्ञान विभाग में लगभग 78% जो सीटें हैं वो खाली हैं और विधि और वाणिज्य विभाग के जो 60% सीटें हैं वो खाली हैं। लिखा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की विधि एवं वाणिज्य संकाय में शिक्षकों के 60% से ज़्यादा पद रिक्त हैं। इन दोनों संकायों में प्रोफेसर के 3 पद स्वीकृत हैं, जबकि कैडर के एक भी प्रोफेसर नहीं है। वहीं कार्यरत प्रोफेसर कैरियर एडवांस स्कीम कैश से पदोन्नत हैं। दोनों संकायों में शिक्षकों के 76 पद स्वीकृत हैं। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो भर्ती है वो फिर से लटक गई है और फिर से प्रक्रिया पूरी होगी। कब तक पूरी होगी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल शिक्षकों के बहुत सारे जो पद हैं वो रिक्त हैं। अगली सूचना है कि ब्याज सम्मान दिया गया है प्रोफेसर शरद पगारे को। इनकी एक पुस्तक है जो उन्होंने लिखी थी, पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी, उसी के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है और ये जरूर किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाएगा। लिखा है, के बिरला फाउंडेशन ने वर्ष 2020 के 30वें ब्याज सम्मान के लिए प्रसिद्ध साहित्यकार प्रोफेसर शरद पगारे के ऐतिहासिक उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी को चुना है और इसका प्रकाशन 2010 में हुआ था। यह निर्णय हिंदी के जाने माने विद्वान रामजी तिवारी की अध्यक्षता में चयन समिति ने किया है। इनको मिलेगा 4 लाख रुपए, इनको मिलेगा 4 लाख रुपए और एक प्रतीक चिन्ह। अगली सूचना है, केंद्र 2500 IT पेशेवरों की भर्ती करेगा। केंद्र 2500 से अधिक सूचना प्रौद्योगिकी IT पेशेवरों की भर्ती करने जा रहा है। इन पेशेवरों को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और राज्यों की एजेंसी PWD के डिवीजन कार्यालयों फील्ड ऑफिस में तैनात किया जाएगा, जो कि फील्ड अधिकारियों को IT के गुर सिखाएंगे। अब खबरें कुछ खेल जगत की। आज मैच है, क्रिकेट मैच है, वनडे इंग्लैंड का और भारत का, और 3-1 की सीरीज है। आज होगा दूसरा मैच। लिखा हुआ सीरीज उतरने जीतेगी टीम इंडिया, सूर्य कुमार के पदार्पण का मौका। पहला जो मैच है वो भारत जीत ही चुका है, लेकिन भारत और इंग्लैंड के बीच में शुक्रवार को दूसरा वनडे क्रिकेट मैच खेला जाएगा। मेजबान टीम की नज़रें इस मैच के जरिए सीरीज अपने नाम करने पर लगी होंगी। अगर भारत ये मैच जीत जाता है तो सीरीज में बढ़त बन जाएगी। और वहीं पर लिखा है कि सूर्य कुमार यादव को इस मैच में वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण का मौका मिल सकता है। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कुछ परिणामों के बारे में भी है। लिखा, प्रवक्ता के 91 पदों का परिणाम हुआ घोषित। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता गृह विज्ञान के 45, प्राविधिक शिक्षा विभाग के विभाग में प्रवक्ता केमिकल के 46 पदों का परिणाम गुरुवार को घोषित कर दिया। गृह विज्ञान का साक्षात्कार 19 व 20 मार्च को और केमिकल इंजीनियरिंग का 8 से 18 मार्च के बीच में हुआ था। अगली सूचना है, बांग्लादेश दौरे पर जाने से खुशी होगी मोदी। प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश जाने वाले हैं। असल में बांग्लादेश अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। 1971 में आज़ाद हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान के रूप में पहले था। और इसी उपलक्ष्य में यह लिखा हुआ है कि 26 से लेकर के 27 तक बांग्ला में प्रधानमंत्री रहेंगे। और रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि वह दोनों देशों से घनिष्ठ संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने पर हसीना के साथ व्यापक चर्चा करेंगे। दोनों देशों के बीच भाषाई, सांस्कृतिक और जन जन का संबंध स्थापित होगा। अगला समाचार पत्र है दैनिक जागरण। इसमें भी वही सब सूचनाएं हैं जो जनसत्ता और हिंदुस्तान समाचार पत्र में थी। यहाँ पर नीचे लिखा है कि ढाका से सैन्य सहयोग मजबूत करने पर भी रहेगा मोदी का जोर। संसद का बजट सत्र निर्धारित समय से 13 दिन पहले ही समाप्त हो गया है। लोकसभा में 114% तो राज्यसभा में 90% हुआ काम। वहीं पर कोविड-19 के कारण बहुत सारे जो छात्र हैं वो एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं 2 साल का, उसके बारे में भी
भारत सरकार का एक बयान आया है। जितेंद्र सिंह ने बयान दिया है, जो केंद्रीय कार्मिक मंत्री हैं। उन्होंने कहा है कि आयु सीमा बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण केंद्र सरकार के तहत विभिन्न श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए आयु सीमा में वृद्धि करने की कोई ज़रूरत नहीं है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक सवाल के लिखित उत्तर में गुरुवार को राज्यसभा में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संबंधित राज्यों में सरकारी नौकरी के इच्छुक सभी बेरोजगार युवाओं के लिए आयु सीमा में 2 साल की वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश में तो नहीं की गई है। इसके बारे में फैसला संबंधित राज्य सरकारों को लेना है। और वहीं पर हाईकोर्ट के जजों की सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है, इसके बारे में भी उन्होंने बताया है। एक सवाल का लिखित उत्तर देते हुए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है। खाली पदों को भरने के लिए हर तरह के प्रयास किए गए हैं। सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या पदोन्नति के कारण बहुत सारे जो पद हैं वो खाली हुए हैं। तो ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत